तो क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज है यानी समुद्र के पास वाले जो एरियाज है वहाँ पर बाढ़ है, समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा, आसपास जो मछुआरे रहते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, उनके सारे जो रिहायशी इलाके हैं वो उस बाढ़ में डूब जाएंगे और कोस्टल इलाकों में वो सारे के सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे। और इसी तरह जो फ्रेश वाटर है उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वार्मिंग होने से जो जलीय जीव है वो वहाँ पे अपने आप को मिलने ही मिलेंगे। तो जो है बहुत हाई रिस्क होगा इससे और बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। हाई रिस्क इसलिए होगा क्योंकि जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो एक्सटिंग्विश होगी। अभी अगर किसी को इंग्लिश में कुछ समझ में ना आ रहा हो और हिंदी किसी चीज की पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, कंटिन्यूड रूप से हमारा जो समुद्र का लेवल है वो राइज करेगा और जैसे ही समुद्र का लेवल राइज करेगा आसपास के जितने भी उसके रिहायशी इलाके, बहुत सारे हमारे समुद्री द्वीप ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर वापस मिल जाते हैं। समुद्र में अगर आप देखें तो जगह जगह द्वीप होते हैं, जैसे आपके अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ये सारे दामन द्वीप वगैरह समुद्र के अंदर से ही निकले हुए हैं। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे आपको फिर मिले ही ना और ये उसके अंदर वापस डूब जाए। इसका सारा असर ये होगा कि जैसे ही कोस्टल एरिया में फ्लडिंग होगा, सी लेवल राइज होगा, तो वहां से माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, लोग वहां से डिस्प्लेस होने शुरू होंगे, ये माइग्रेट होकर वहां आएंगे जहाँ की इनके लिए सर्वाइवल पॉसिबल होगा और जहाँ ये जिंदा रह सके। जैसे ही वहां आएंगे वहां के लोग इन्हें रहने नहीं देंगे और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, आपसी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी और एक नया शब्द सामने आएगा, ये कहलाएंगे क्लाइमेट रिफ्यूजीज, जो अब तक आपने नहीं सुना। अब तक आपने रिफ्यूजी सुने कि बाढ़ हुआ, बाढ़ की वजह से लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, फ्लड हुआ, फ्लड की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन ये रिफ्यूजीज जो होंगे ये क्लाइमेट की वजह से होंगे, क्योंकि इनके यहाँ रहने वाला वातावरण इतना असहनीय हो चुका होगा कि ये वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, जब ये टिक नहीं पाएंगे वहाँ, तो ये वहाँ से डिस्प्लेस होंगे और ये क्लाइमेट रिफ्यूजीज होंगे, जहाँ पर भी आएंगे उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। अभी आप बांग्लादेश की हालत देखते हो, बांग्लादेश में जब से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, टर्माइल हुआ है, वहाँ के लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, आज इंडिया ने भी लोगों को लेने से मना किया, तो देश अपने यहाँ आने नहीं देंगे और ये वाली क्लाइमेट रिफ्यूजी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और अगर ये प्रॉब्लम और ज्यादा दिनों तक रह गई, ग्लोबल वार्मिंग चलती रही, तो आने वाले टाइम में यानी 2041 और 2100 तक आपके सामने कितने रिस्क होंगे और क्या रिस्क होंगे। इस रिपोर्ट का दूसरा पार्ट हमें बताता है कि इससे हमें इतने ज्यादा लॉसेस और डैमेजेस होंगे कि हर वक्त हमें लॉस का खतरा रहेगा। हमारे पास फिजिकल वाटर, पीने का जो पानी है, पोर्टेबल वाटर, वो भी आपके पास बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह सूखा हो जाएगा, जमीन का अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा, पीने का पानी आपको मिलेगा नहीं, तो आपको फिजिकल वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी और वाटर लेवल डिजास्टर जो है आपके शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, इन सबका असर ये पड़ेगा कि आपकी फूड प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप का लेवल चेंज हो जाएगा, क्रॉप का सीजन जो है जैसे ही चेंज होगा आपकी फूड सिक्योरिटी जो है खतरे में आ जाएगी, आपकी जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो खतरे में आ जाएगी। इसी तरह आपके बहुत सारी ऐसे डिजीजेस शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां शुरू हो जाएंगी जो अब तक आपने देखी ही नहीं होगी। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है इफेक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए इफेक्ट्स में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या होंगे। क्लाइमेट चेंज में हीट वेव्स आएगी, बहुत दिनों तक गर्मी, बहुत घनी पड़ी गर्मी, अभी टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाना शुरू हो गया है, 50 डिग्री तक जाना शुरू हो गया है और वो इतना खतरनाक होगा कि आपको हीट स्ट्रोक शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास हीट वेव्स होंगे, इसी तरह बहुत ठंड पड़ेगी, या तो एक्सट्रीम गर्मी होगी या एक्सट्रीम सर्दी होगी या फिर बर्फ, स्नोफॉल, अचानक से बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होगा। मोर सिवियर स्टॉर्म्स आएंगे, तूफान आएंगे। अभी आप देखिए, अभी तक हमने इतनी तरह के तूफान नहीं सुने थे, कभी कहते हैं लानीनो आ गया, कभी कहते हैं अल्नीनो आ गया, कहते हैं फलां की वजह से मौसम चेंज हो रहा है, रोज नए नाम आ जाते हैं। ये सब आपके क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ जाएगा। तीसरी बात, क्लाउड बर्स्ट एंड हैवी रेन्स, जो आपके पहाड़ के एरिया है वहाँ क्लाउड बर्स्ट होने शुरू होगा और उससे इतनी तेज बारिश आएगी, इतनी तेज बारिश आएगी कि वो वहाँ के सारे डेवलपमेंट, सारे चीजों को भाग के ले जाएगी। अभी आप माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि वहाँ पे इतनी तेज जो है, अभी आपने केदारनाथ वाला हाल देखा, फिर आपने उत्तराखंड का हाल देखा, वहाँ ये सब हो रहा है। लैंडस्लाइड शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कहानी आपने हमें देखी, हमने ये बोला कि हमने विकास की वजह से नदियां बना दी, नदियों के किनारे जगह बना दी, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट क्लाइमेट चेंज भी है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट होगा, हैवी रेन्स होगी और ये सारी की सारी चीजें आपकी शुरू हो जाएंगी। आपके जो सूखा है, इंक्रीज डॉट्स हालत ये होगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ेगी, लॉन्गर डेज गर्मी के इतने ज्यादा होंगे। जब आप इतने लॉन्गर डेज में रहोगे, वाटर होगा नहीं, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे इलाके आपके सूखे की चपेट में आ जाएंगे। इसके बाद आपका वार्म राइजिंग ओशन होगा। अगर हमारा ओशन गर्म हो गया, हमारा जो सी है, समुद्र है, वो गर्म हो गया, तो बहुत सारी स्पेशीज जो उसमें केवल उसी टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है जो आज है, उसमें सर्वाइव है। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैंने अभी आपको बताया कि केवल हम नहीं है, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, और सब वो हमारी पार्ट है इकोसिस्टम का। अगर एक भी इकोसिस्टम का पार्ट खत्म हुआ तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होते ही तो सारी की चेन हमारी खत्म। इसके बाद किसी को जो है आपके पास खाने के लिए एनफ फूड नहीं होगा, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन का साइकिल चेंज हो जाएगा। ये जो बीज आप डाल रहे हो, जिससे आज क्रॉप ले रहे हो, ये सारे आपके उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और खत्म। ज्यादा हेल्थ रिस्क आपको शुरू हो जाएंगे। हेल्थ रिस्क में जितने भी आपके पल्मोनरी डिजीजेस हैं, सांस के डिजीजेस हैं, जितने भी आपके एस्थमा है, पल्मोनरी है, आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, कफ है, कोल्ड है और सीओपीडी, ये सारे रिस्क आपके शुरू हो जाएंगे। और स्पेशल खतरा होगा बच्चों को और बुजुर्गों को, जिनके लंग्स कमजोर होते हैं। 60+ वालों को मेन खतरा और छोटे बच्चों को मेन खतरा होगा। और इस सबका रिजल्ट ये होगा कि जब आप हेल्थ के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे, सब कुछ करोगे, तो आप वापस जो है उस गरीबी रेखा से नीचे चले जाओगे। और एक जेंट्री जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्लाइमेट रिफ्यूजी के नाम से हमारे सामने, क्योंकि जहाँ सूखा पड़ेगा नेचुरली वहां से लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, जहाँ फ्लड आई माइग्रेट करना पड़ेगा, कोस्टल एरियाज में अगर बाढ़ आई, उनके हैबिटेट्स डूब गए, तो नेचुरली है कि वहां से लोग हटेंगे और दूसरे एरियाज में जाएंगे सर्वाइव करने के लिए। तो क्लाइमेट रिफ्यूजी जो है हमारे सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने निकल कर आएगी। यूएन जो है, यूनाइटेड स्टेट जो है, उसकी ये नई रिपोर्ट है, दिस इज ए क्लाइमेट रिस्क लैंडस्केप रिपोर्ट। मैंने इसका आपको एक कवर पेज दिया है। दिस इज ए क्लाइमेट रिस्क लैंडस्केप रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2022। ये रिपोर्ट हमें बताती है, लेकिन यूएन जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा काम करता है। इसकी पूरी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक सेल है जो इस पे काम करती है, और डिफरेंट रिपोर्ट इस पे काम करती है। तो ये यूएन की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड लेवल की, ईयर 2003 ये कहता है हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड। अब तक के इस शताब्दी का सबसे गर्म साल था, जिसमें 116 दिन लगातार सबसे गर्म दिन। और ये इंडिया के बारे में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के बारे में है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया। क्या आप ये सोचिए, इंडिया में तो ऐसा था ही, अभी 2025 में जब रिपोर्ट आएगी ये चेंज हो जाएगा, ईयर 2024 हो जाएगा, क्योंकि इस साल पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ी और पता चलेगा ये 116 दिन जो है ये 126 दिन पे खिसक कर कहाँ से। वेट कीजिए रिपोर्ट का। दूसरी रिपोर्ट जो इसकी आती है यूएन की, वो आती है यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट 2024 जो है वो हमें बताती है, इसकी एनुअल रिपोर्ट, कि 2014 से 2023 की जो डिकेड है, 10 साल, 2014 से 2023 की जो दशक रहा है, वो पृथ्वी पर सबसे गर्म दशक रहा। और ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। WMO चीफ जो है, वर्ल्ड मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है एंड्रियास अगस्टो, इन्होंने कह दिया है कि दिस इज, ये रिपोर्ट हमें वार्न करती है कि ये रेड अलर्ट है वर्ल्ड के लिए, आप चेत जाइए, नहीं तो आने वाला समय भयावह है। ये रिपोर्ट हमें बताती है, WMO के चीफ का ये कहना है कि ये रिपोर्ट हमें ऐसे लगना चाहिए जिससे रेड अलर्ट टू द वर्ल्ड। एंड इसी तरह यूएन के जो चीफ है एंड्रियास अगस्टो, उन्होंने बोला है कि दिस इज द प्लैनेट ऑन द ब्रिंक, हमारा प्लैनेट अगर हम नहीं चले, प्लैनेट ऑन द ब्रिंक। 2023 में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, जैसे कि ओशन जो था हमारा, सी जो था वो बहुत गर्म हो गया, ग्लेशियर जो थे वो हमारे पिघल रहे थे, और अंटार्कटिक सी पर जो है हमने वो आइस लॉस देखा कि अंटार्कटिक सी पे हमारा बर्फ जो है वो लगातार पिघल रही थी। इसी तरह क्लाइमेट एक्सट्रीम्स,
अगर हम 2024 की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो ईयर 2024 जो था उसने बहुत हार्शर क्लाइमेट्स को देखा और वर्ल्ड लेवल पे देखा। ये अभी मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे दिखा रही हूँ, इंडिया में मैं बात कर रही हूँ। वर्ल्ड लेवल पे आप देखिए अगस्त और नवंबर 2024 इसी साल का है डाटा। इसी साल अगस्त और नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर अभी बीता है, 2 दिसंबर है। फ्लड आई स्पेन में, श्रीलंका में, नेपाल में, सूडान में, नाइजीरिया में, इंडिया, बांग्लादेश समेत इतने कंट्रीज में बाढ़ आई ग्लोबल वार्मिंग। हरिकेन्स आए, तूफान जिसे हम कहते हैं, हरिकेन इज अ टाइप ऑफ तूफान। यूएस और मैक्सिको में टाइफून, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड में आग, जो फॉरेस्ट फायर होती है, फॉरेस्ट फायर होती है, आग लगी अर्जेंटीना, पेरू और बोलिविया में। WHO रिपोर्ट 2023 हमें कहती है कि वर्ल्ड जो है 2027 तक बहुत ज्यादा हीट को फील करने लगा है। हर साल हम ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा फील करेंगे, और ज्यादा फील करेंगे, और ये वर्ल्ड और बहुत ज्यादा फील करने लगा है। और इसका रिजल्ट ये होगा, यही रिपोर्ट ये कहती है कि 132 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ 32 लाख लोग वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। जिस बात को आज आप बोल रहे हो कि हमने गरीबी रेखा से इतने लोगों को ऊपर उठा दिया है, वर्ल्ड प्रॉस्पेरस हो रहा है, वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, वापस इतने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। इसके बाद क्लाइमेट चेंज रिस्क। क्लाइमेट चेंज जब होता है तो इसके रिस्क क्या होंगे आपके सामने? 2 तरह के रिस्क आएंगे जब क्लाइमेट चेंज होगा। एक होगा फिजिकल रिस्क और एक होगा ट्रांजिशन रिस्क। फिजिकल रिस्क का मतलब है कि वो रिस्क जो कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होंगे और प्रेसिपिटेशन की वजह से होंगे, जिसमें कि एक्सट्रीम वेदर चेंजेस आएंगे। एक्सट्रीम वेदर चेंजेस की वजह से गर्मी ज्यादा होगी तो आपको एसी ज्यादा चाहिए, अगर सर्दी ज्यादा होगी तो आपको हीटर ज्यादा चाहिए, अगर आपको जो है एक्सट्रीम वेदर होगा उसको मैनेज करने के लिए चीजें चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा गर्म साल रहा इसी बार, देखिए नवंबर 10 तक हम लोग पंखे चला रहे थे, तो वेदर एक्सट्रीम्स आएंगे आपके सामने, ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा ट्रांजिशन रिस्क आएगा। ट्रांजिशन रिस्क मैंने बोला कि इन सबको मिटिगेट करने के लिए हम लोग लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, लो कार्बन इमिशन करें। जब हम लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो उससे हमारे सामने ट्रांजिशन रिस्क आएगा। जब हम एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी की तरफ चेंज करते हैं तो जो ट्रांजिशन रिस्क होता है कि सबको अपने व्हीकल बदलने पड़ेंगे, जो जगह पेट्रोल की कार हटाइए, सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, कोई भी जो है एसी नहीं चलाएगा, या एसी देंगे तो 5 स्टार एसी देंगे, तो सबके खर्चे डिफरेंट तरीके से बढ़ेंगे। दिस इज द ट्रांजिशन रिस्क। और क्या होगा कि आपका जो क्रॉप पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। मैंने अभी बोला उसकी प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगी। जो बीज आज आप यूज कर रहे हो, ये देखा इतने बात करने में काम नहीं करेगा, आपको नई रिसर्च करनी होगी, नई R&D करनी होगी, उस क्लाइमेट के हिसाब से नए आपको जो है चीजें लानी होगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगी, आपके सामने फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप इतने कह रहे हो कि आज हम 1 अरब 44 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, नहीं खिला। पुशिंग मिलियंस इनटू द पॉवर्टी। बहुत सारे लोग, मैंने अभी रिपोर्ट का बताया कि रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 करोड़ 32 लाख लोग वापस जो है गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। इसलिए चले जाएंगे क्योंकि क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, प्रोडक्टिविटी लेस होगी, बहुत सारे लोग माइग्रेट होंगे, बहुत सारे हेल्थ रिस्क होंगे, हेल्थ का एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, माइग्रेशन का एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, एंड रिजल्ट आएगा गरीबी, एंड रिजल्ट विल बी गरीबी। और अगर सी लेवल आपका राइज हुआ, अब सी लेवल होता है तो लॉस ऑफ लैंड एंड कैपिटल, लैंड आपकी लूज हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे द्वीप समुद्र में समा जाएंगे, बहुत सारी आसपास की लैंड जो है उसमें चली जाएगी। और भाई अभी आपने उत्तराखंड की बाढ़ देखी जिसमें सारे के सारे घर फटाफट गिर गए, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरते हुए देखा, तो कैपिटल लॉस होगा। गाड़ियां बह रही हैं फ्लड्स के अंदर, आपकी जो है बिल्डिंगें गिर रही हैं, आपकी चीजें डूब रही हैं, द्वीप के द्वीप डूब रहे हैं, लॉस ऑफ लैंड एंड कैपिटल होगा सी लेवल राइज। और ये कोस्टल एरियाज में और हिली एरियाज में बहुत ज्यादा। इसके बाद इससे क्या फर्क पड़ेगा? टूरिज्म पे आपके फर्क पड़ेगा। जिन जिन देशों में प्रदूषण का लेवल ज्यादा होगा, जैसे इंडिया, अगर आपके देश में प्रदूषण का लेवल बढ़ा तो सबसे पहले एडवाइजरी जारी करी जाएगी, इंडिया मत जाओ। नवंबर में जारी कर दी गई थी, AQI लेवल बहुत ज्यादा है, इंडिया मत जाइए, NCR रीजन मत जाइए। अभी मैं रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में थी, वहाँ साउथ के लोग आकर बोले भैया नवंबर में तो कभी नहीं आना चाहिए दिल्ली, क्योंकि AQI लेवल इतना हाई है, हमारे साउथ में इतना
नहीं होता है। तो आपका टूरिज्म इफेक्ट करेगा, टूरिज्म इफेक्ट करते ही आपकी इनकम इफेक्ट करेगी। खासतौर से जो इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर चलती है, हिली स्टेट जो है या हिमाचल है आपका, श्रीनगर है आपका, ये सारे के सारे दिल्ली वगैरह जो है जो टूरिज्म पे चलते हैं, सबके ऊपर टूरिज्म का इफेक्ट पड़ेगा। टूरिस्ट आने आपके बंद होंगे और एडवाइजरी जारी हो जाएगी वर्ल्ड लेवल पे कि इन कंट्रीज में आप मत जाइए। ठीक है, इसके बाद जो आपका आएगा टूरिज्म इन्फ्लो खत्म हो जाएगा। अब आता है आपका कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होता क्यों? देखिए, क्लाइमेट चेंज होने के बहुत सारे रीजन है। ये क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? मेन कारण है इसकी ग्रीन हाउस गैसेस, जीएसटी। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जितना ज्यादा होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, आपका क्लाइमेट चेंज उतना ज्यादा। ग्रीन हाउस गैस क्यों पैदा होती है और कैसे जनरेट होती है, उसके बहुत सारे रीजन है। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा पैदा होती है जब हम बिजली बनाते हैं। बिजली बनाते हैं हम कोयले से, ठीक है। अभी आपके यहाँ टीएसडीसी का प्लांट लगा है, तो इमिशन होगा, कोयला जलेगा, बिजली बनेगी, बहुत सारा पोल्यूशन, टेम्परेचर राइज होगा। जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, आप देखिए वो पानी के किनारे बनाए जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। जब आपकी विंड एनर्जी भी बनाई जाती है, जब आपकी हाइड्रोजन एनर्जी भी बनाई जाती है, वाटर से भी हम पानी का जो है जब बिजली बनाते हैं, उसमें भी हमें जो है भाप क्रिएट करनी पड़ती है, बॉयलर्स होते हैं। जनरेटिंग जब एनर्जी जनरेट करते हैं तो एनर्जी जनरेशन में हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो जीएससी गैसेस क्रिएट होती हैं। दूसरा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सबने देखा है, वो उगलती जो है जितनी भी धुआं उगलती आपकी चिमनियाँ हैं, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, सीमेंट बनाओ, ईंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, एमिशन हो गई। और जहाँ एमिशन होगा वहाँ पे पोल्यूशन होगा ही होगा। आप कुछ मत करिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी, आपका खुर्जा इसलिए ज़्यादा गर्म है कंपैरेटिव टू अदर एरियाज। क्योंकि आपके यहाँ 450 फैक्ट्रियाँ फंक्शनल है, साथ में टीएसडीसी आ गया, ग्लोबल वार्मिंग का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब फैक्ट्री चलेगी, भट्टी जलेगी तो हीट जनरेट होगी ही होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन इस नंबर 3 पे आता है, ये सारे मैंने लिखे हैं ऑर्डर वाइज, सबसे ज्यादा कहाँ पे जीएससी जनरेट होती है, फिर सेकेंड नंबर पे किसमें, थर्ड पे ट्रांसपोर्टेशन यानी व्हीकल। जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रक है, बसें हैं, कारें हैं, व्हीकल है, तो ट्रांसपोर्टेशन से फिर जो है आपकी ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होती है। उसके बाद पावरिंग बिल्डिंग, जब आप लाइट देते हैं किसी बिल्डिंग को, तो जितना बिल्डिंग को आप बंद बनाओगे, जहाँ पे डे लाइट की सुविधा नहीं होगी, तो उतना ज़्यादा आप लाइटें जलाओगे, उतने ज़्यादा आप एसी चलाओगे, उतने ज़्यादा आप हीटर चलाओगे, गर्मी में कम करके। जब हम पावरिंग करते हैं बिल्डिंग को, तो भी हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जितनी भी चीज़ें आप बनाओगे, जितनी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जब ये बनती हैं तो हीट जनरेट होती है। बिना हीटिंग प्रोसेस के कोई काम नहीं होता, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस नहीं होती, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी ही होगी। इसके बाद कटिंग डाउन फॉरेस्ट, आपको मालूम है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं, तो जो हमारा ग्रीन हाउस इमिशन था, जिसे हमारे फॉरेस्ट सोख लिया करते थे, वो सारे खत्म। उत्तराखंड में आप देख के चले जाइए, आज एक सिंगल रोड है, डबल करनी है और फॉरेस्ट काट दीजिए, ऊपर तक सड़क बनानी है और फॉरेस्ट काट दीजिए। आप मोदी नगर की तरफ जाइए, गंगा नहर के किनारे, गंगा नहर के किनारे डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी टाइम पेड़ दिखाई देते थे, आज आपको कोई पेड़ नहीं। सड़क चौड़ी करनी है, हमने पेड़ काट दिए, हर जगह हम पेड़ काटेंगे और उसका रिजल्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग। प्रोड्यूसिंग फूड, घर में आप खाना बनाते हैं, उसमें हीट जनरेट होती है। और खासतौर से जो लोग कोयले घर में अंगीठी पे खाना बनाते हैं, जिनके घर में चूल्हा जलता है, चूल्हे से इतना ज्यादा स्मोक एमिट होता है, चूल्हा जलने से 100 सिगरेट के बराबर धुआं एक लेडी रोज पीती है।
जो गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम चलाई हुई है कि आप खाना क्लीन फ्यूल पे बनाइए, 100 सिगरेट के बराबर धुआं नहीं। जो लोग खाना चूल्हे पर बनाते हैं, चूल्हे पे, क्योंकि जब आप कुछ भी उस पर डाल देते हैं और गीली लकड़ियाँ होती हैं तो उससे मूवमेंट होता है, जितना लेवल ऑफ हीट जनरेट होता है वो टोटल ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है। इसके बाद वेस्ट एंड अदर जितनी भी चीज़ें हमारी वेस्ट होती हैं, वेस्ट जब हमारा सड़ता है तो उससे फोम्स पैदा होते हैं, उससे बड़ी गंदी गैस पैदा होती है, सीएफसी गैस पैदा होती है, और ये गैस जो है ये हमारे लिए जो ग्लोबल वार्मिंग का काम है। ठीक है, अभी वर्ल्ड लेवल पे एक और चीज है, वर्ल्ड लेवल पे एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया गया है। पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये हुआ था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया गया था, जिसमें कि हम देशों को मेजर करते हैं कि वो इस क्लाइमेट चेंज के इंडेक्स पे कहाँ पर आते हैं। इसमें 63 देशों को शामिल किया गया है और इसमें 27 ये 63 वो देश हैं जो दुनिया की 90% ग्रीन हाउस गैसेज को इमिट करते हैं। दुनिया की 90% ग्रीन हाउस गैसेज जो है इसी से इमिट होती है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हमारा है ये 63 देशों का एक है, इसमें यूरोपियन देश भी कवर है 27%। और ये 4 इंडिकेटर लेकर चलता है जिन पे ये किसी भी देश को जज करता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है ग्रीन हाउस एमिशन, कि कौन सा देश ग्रीन हाउस का एमिशन कितना ज्यादा कर रहा है, और इसका वेटेज 40% है। दूसरा इंडिकेटर है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि आप कितनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, तो जो जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है आप उसको कितना यूज करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है एनर्जी यूज, कि आप एनर्जी का यूज कितना कर रहे हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा एसी वहीं चलते हैं, सबसे ज्यादा आप अमेरिका में जाइए, सर्दी इतनी पड़ती है तो उसको हीट रखने के लिए सेंट्रली हीटिंग लगी यूनिट्स लगी हुई है। तो एनर्जी यूज आपका कितना है। दूसरा आपकी क्लाइमेट पॉलिसी जो है कैसी है, ये 100 का वेटेज है, 40% इसका है, 20% इसका है। इस पे हर कंट्री को जज किया जाता है। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट पॉलिसी है ये पेरिस एग्रीमेंट गोल को देखने के लिए, कि पेरिस एग्रीमेंट गोल जो है, ध्यान रखिएगा जो बच्चे आईएएस पीसीएस में आए हैं, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो हमारा मेन है क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, जो 2015 में हुआ था और नवंबर 16 में लागू हुआ। ठीक है, 2016 में लागू हुआ, 22 नवंबर 2015 को ये जो है आया दिसंबर में, और 16 में ये अप्लाई हुआ। और सारी वर्ल्ड की जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही है वो पेरिस एग्रीमेंट के आधार पर बनाई जा रही है। जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही है वो पेरिस एग्रीमेंट के आधार पर हो रही है। तो इस साल का अगर हम इसकी रिपोर्ट देखें, इस साल की रिपोर्ट देखिए, इसकी 2025 की रिपोर्ट अभी आ गई है, और ये रिपोर्ट में पहले 3 नंबर पे वर्ल्ड का एक भी कंट्री नहीं है। तो पहले 3 रैंक ब्लैंक है, समझ रहे आप। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज के इंडेक्स पे खरा उतरता हो दुनिया में, आउट ऑफ 63। पहला 3 प्लेसेस ब्लैंक है, चौथे नंबर पे डेनमार्क आता है, और डेनमार्क का भी हाईएस्ट रैंक नहीं है, 63% का रैंक इसको मिला हुआ है, और 5वें नंबर पे नीदरलैंड। इंडिया का रैंक इसमें 10वां है। चाइना और अमेरिका 55-57 पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं और तैयार नहीं है रोकने के लिए। ट्रंप जी ने पैसे देने को मना कर दिया, हम नहीं रोकेंगे, हमें विकास चाहिए। COP29 आपका फेल हो गया अभी जो इन दिनों चल रहा था। तो ये वो कंट्री है जो इसके लिए तैयार ही नहीं है। ये एसडीजी परफॉर्मेंस है हमारी। आपको मालूम है कि एसडीजी गोल्स के बारे में पता है आपको या नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे, जो कि 2015 में आए थे और जो कि 2030 तक हम लोग को एडहेयर करने हैं, 2030 तक हमको अचीव करने हैं। उसमें गोल नंबर 13 पर आता है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन की जो वर्ल्ड रिपोर्ट आती है, इंडिया की रिपोर्ट की बात नहीं करें, इंडिया इस पैरामीटर पे अच्छा है। वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से कि ग्लोबल वार्मिंग जो है पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
और अगर जो है इसके लिए ये 7.6 ईयर के हिसाब से ईच ईयर फॉल करनी चाहिए 2020 के बाद, जो कि नहीं हो रहा है। केवल 6 ईयर्स हमारे पास है, लेकिन 17 गोल में से एक भी ट्रैक पे नहीं है। और रिसेंट फिगर ये दिखा रही है यूएनटी की केवल 17% एसडीजी गोल जो है वो वर्ल्ड वाइड ट्रैक पर है। अब आगे हम पैक्ट फॉर द फ्यूचर समिट, ये अभी समिट हुई है अगस्त सितंबर के अंदर, यूएन में समिट हुई है। देखिए ये समिट हो रही है, इसमें पूरे वर्ल्ड के कंट्री आए हुए हैं। इसे पैक्ट फॉर द फ्यूचर समिट कहते हैं, जहाँ की सारे देश मिलकर के बैठे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कस किया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सितंबर 2024 में ये हुआ और पैक्ट फॉर द फ्यूचर बना, और इसमें 56 पॉइंट का एक्शन प्लान बना कि 56 पॉइंट एक्शन पॉइंट है हमारे, जिसमें कि ये है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, पीस, सिक्योरिटी, गवर्नेंस रिफॉर्म, जेंडर इक्वलिटी और फ्यूचर जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी, उनकी क्या नीड्स होंगी, इसके ऊपर चर्चा हुई। लेकिन जो इसका रिजल्ट था पैक्ट फॉर द फ्यूचर का, दिस इज द पैक्ट फॉर द फ्यूचर, इसमें 56 एक्शन जो है वो 5 हेड्स पे कवर किए गए हैं। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपमेंट, एक्शन 1 से लेके 12 तक जो गोल है वो इसके अंदर है। सेकेंड, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, एक्शन 13 से 21 तक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। एक्शन 28 से 23, टोटल 56 का डिवीजन है वो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड डिजिटल कॉर्पोरेशन इसमें शामिल किए गए। दिस इज द रिपोर्ट, समिट की रिपोर्ट है ये, मैंने आपको एक कॉपी आपको दिया है इसका। और एक्शन 34 से 37 पे यूथ और फ्यूचर जनरेशंस को लिया गया, और एक्शन 48 से 56 पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस, कि हमें ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे चेंज करना होगा, इसको इसमें शामिल किया गया है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। अब हम आते हैं इंडिया के, ठीक है, वर्ल्ड के बारे में समझ आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो आईएएस पीसीएस के बच्चे हैं उनसे इस सब के बारे में पूछा जाएगा। वर्ल्ड लेवल पे कौन होता है, यूएन काम करता है, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कौन कौन से इंडेक्स बने हुए हैं, हमें इंडिया करंट सिचुएशन। देखिए इंडिया जो है, इंडिया की ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में क्या सिचुएशन है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस, 3.1 गीगा टन्स का इस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट कर रहा है ग्लोबल एमिशंस, एंड 3rd लार्जेस्ट एमिटर के रूप में आता है। AQI का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI की फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI हर साल नवंबर में गिरना शुरू हो जाता है, कई बार हम दिवाली को दोष देते हैं, कई बार पराली को दोष देते हैं, फॉर्चुनेटली इस बार दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों अक्टूबर में चली गई, और जो है AQI गिरना शुरू हुआ नवंबर में। नवंबर 15 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेप के रूल लागू है। ग्रेप इज ग्रेडेड एक्शन, ग्रेडेड रैपिड एक्शन रिस्पॉन्स है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका AQI बढ़ता है, 200 के नीचे अगर आपका AQI है तो वो ठीक माना जाता है, मीडियम कैटेगरी का माना जाता है। 200 से 300 जाएंगे तो खराब होगा, 300 से 350 और खराब, 350 से 400 बेहद खराब, 400 से 450 खतरनाक, और हमारा जो AQI है वो 500 पे सीधी जाके रोक देता है। तो ये उसी के हिसाब से ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स लागू होते हैं हमारे यहाँ पर। और क्या होता है कि नवंबर 15 को देखिए ग्रेप 3 लागू किया गया दिल्ली में। ग्रेप 3 का मतलब था कि जितने भी B4 व्हीकल हैं, केवल B6 फ्यूल वाले व्हीकल ही दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे, बाकियों को दिल्ली के बाहर रोक दिया जाएगा। दिस इज ए ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स। उसके पैरामीटर्स हैं कि अगर इतना AQI बढ़ा तो हम ये करेंगे, इतना AQI बढ़ा तो इतने हम बंधन और लगा देंगे, इतना वो है, वो पूरी ग्रेप की रिपोर्ट है। नवंबर 17 में आप देखिए हालत इतनी खराब होती है, 12 ये देती है सीजन में सबसे जहरीली जिले की हवा, स्मोक का सांसों और आंखों पर वार। ये हमारी फ्रंट लाइन बनती है हमारे। नवंबर 17 की हालत में आपको बता रही। नवंबर 18 पे आइए, क्योंकि एक दिन पहले की सिचुएशन पे ग्रेड 2 एक्शन को लागू किया जाता है, ग्रेड 4 लागू हो जाता है। ग्रेड 4 लागू होते स्कूल बंद हो जाते, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल आपके बंद कर दिए जाएंगे। आपका जो है ऑफिस में ये होगा कि ऑनलाइन आपका ऑनलाइन कोर्स शुरू हो जाएंगे। ग्रेड 4 जो है उसमें कंस्ट्रक्शन का सारा काम बंद कर दिया जाता है,
ग्रेड 3 जब तक अलाउड था तब तक कंस्ट्रक्शन में हमने ये अलाउ किया था कि एटलीस्ट आप जो है जो सड़कें वड़कें बनाने का काम है, पब्लिक वर्क्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क है उनको मत रोकिए क्योंकि उससे धूल उड़ती है। लेकिन ग्रेड 4 जैसे लागू होता है, आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, होटल का चल रहा हो, दुकान का चल रहा हो, सड़क का चल रहा हो, सब बंद हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का सारा काम बंद हो जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, आपके ऑफिस का टाइमिंग चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। नवंबर 19 तक आते आते देखिए ये कहते हैं स्वास्थ्य का आपातकाल, ग्रेड 4 अप्लाई। स्वास्थ्य का आपातकाल इसलिए शुरू हो गया क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों को घर में बंद कर दिया। उनको कहते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि बाहर की हवा इतनी खराब है, बाहर निकलेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। अभी आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगी, इसके बाद देखिए ये चीज और समझिए। ये दो ग्राफ है, ठीक है, एक AQI का ग्राफ है और एक जो है CPCD का ग्राफ है। इन दोनों में अंतर है, सेम डेट्स पे अंतर है। दिल्ली में AQI नवंबर में 424 था, 15 नवंबर को, 18 को 441 था, 19 को 494 को, जब अभी मैंने बोला आपसे कि ग्रेड 4 लागू हो और सबको बंद कर दिया गया, घरों के अंदर रहिए, स्कूल अभी भी नहीं खुले, ग्रेड 4 लागू है वहाँ पे। गाजियाबाद और सबका हालत देखिए। लेकिन अगर आप ऊपर के ग्राफ में देखेंगे, ये AQAI जो है ये हमारी वेबसाइट है जो रियल टाइम पे मेजर करती है। वहां देखिए दिल्ली का बता रहा है वो 977, ये कह रहा है 494। अब आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्यों है AQI में? अंतर इसलिए कि हमारा CPCD ज्यादा स्मार्ट है। वो स्मार्ट इसलिए है कि वो 500 से आगे अपना वो दिखाता ही है कि कहीं उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। ये वर्ल्ड की एजेंसीज है जो आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग करके दे रही है कि 494 नहीं है, 977 है। और एक स्मार्टनेस और दिखाता है हमारा CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं उसे। पूरे दिन के मेजरमेंट में एवरेज निकाल के दे देता है कि आज इतना रहा। ये मैक्सिमम वाला दे देते हैं कि इस समय आपका इतना है। अभी भी आप AQI वाली वेबसाइट खोल लो, इस समय आपका AQI कहाँ पे कितना है वो रियल टाइम पे दिखा रहा हो। उनके भी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, इनके भी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये दो ग्राफ आपको डिफरेंट मिलेंगे। मैंने इसलिए दोनों ग्राफ आपको दिखाए हैं कि इंडिया में वर्ल्ड वाले जो कह रहे हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग, आपका पोल्यूशन लेवल इतना है 977, 840, 714। हमारा CPCD क्या कह रहा है 500 के नीचे, 500 से ऊपर बढ़ेगा। इसकी क्लॉक 500 के बाद बंद हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम क्लॉक 500 है क्योंकि 500 लागू होते ही आप इतनी खतरनाक स्टडी में पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन, कोविड, अभी आप हाफ लॉकडाउन में है, ठीक है, दिल्ली में। अभी आप फुल लॉकडाउन हो जाइए क्योंकि BS4 व्हीकल वहां जा नहीं सकते, ट्रक्स वगैरह सबको बाहर रोका हुआ है इन्होंने, BS4 व्हीकल के वो हैं। स्कूल सारे बंद हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल बैंड है, बच्चे घरों में बंद हैं, बुजुर्ग घरों में बंद है। और 19 के बाद क्या हुआ, जिस दिन 19 को जब सबसे खराब हवा थी, मैक्सिमम ब्लोक पेशेंट, सांस, हॉस्पिटल्स में रश हो गया, ICU सारे भरे। अगर आप उस दिन का अखबार उठा के देखिए और अगर आप उसको वो देखें, मैंने भी 2 ग्राफ को आपको मेजर करके दिखाया। नवंबर 26 तक आते आते जब स्कूल बंद कर दिए गए तो आपको बिलीव नहीं होगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला CQM को, जो ये डिसाइड करता है कि ग्रेड 4 एक्शन लागू हुआ है या कौन सा एक्शन लागू होगा, कि प्लीज स्कूल खोलिए। कारण समझिए कि आप जो है स्कूल खोलिए क्योंकि जो अमीरों के बच्चे हैं वो तो घर बैठ के भी पढ़ लेंगे, ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे। लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो ऑनलाइन तो पढ़ते ही नहीं, प्लस जो मिड डे मील उन्हें स्कूल में मिलता था उन्हें वो मिलना बंद हो गया, वो घर में भूखों मर गए। उन्हें मिड डे मील खाने के लिए बुलाइए वरना वो घर में ही भूखे मर जाएंगे, बीमार तो हो ही जाएंगे। पढ़ाई वढ़ाई तो गई एक कोने में। आप खोलिए स्कूल। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट CQM को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप स्कूल खोलने पे विचार कीजिए। NCR में स्कूल खोलने पर विचार करें CQM। दिस इज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद वो इस रिपोर्ट में एक और बात कहता है कि कंस्ट्रक्शन एरिया पे जितना मजदूर लगा हुआ है वो सारा डेली वेजर होता है।
चाहे वो गवर्नमेंट वाले पे लगा हो या प्राइवेट वाले पे, अगर आप काम पे नहीं आओगे तो आपको मालिक, आपको कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं देगा। कितने दिन तक घर बैठ के खाओगे? वो तो डेली वेजर है, वो तो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाएगा। उसके घर में तो खाने की समस्या शुरू हो गई। जैसे ही आपने 19 से लागू किया, 7-8 दिन के बाद हालत क्या आई, उनके पास खाने के लायक पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा खोलिए, भूखे मर जाएंगे लोग। नहीं तो आप जो सेस लिया जाता है कंस्ट्रक्शन के नाम पे, उससे एटलीस्ट उन्हें खाना प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पे लगे होते हैं, आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी प्रोजेक्ट बनता है, हस्बैंड वाइफ दोनों वही काम कर रहे हैं, बच्चे पास के स्कूल में सरकारी में पढ़ रहे हैं। अब हस्बैंड वाइफ का काम बंद हो गया, उनकी इनकम बंद हो गई, बच्चे का स्कूल जाना बंद हो गया, जो वो मिड डे मील खा रहा था वो भी बंद हो गया, घर में भुखमरी की स्थिति आ गई। जो बात मैं अभी आपको कह रही थी कि क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, एयर पोल्यूशन हुआ, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। इससे जो इफेक्ट होने वाला होगा, हम और आप तो सिर्फ इतना होंगे कि हेल्थ वाइज इफेक्ट होंगे, हमारा तो हेल्थ एक्सपेंडिचर बनेगा, लेकिन उनके सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो जाएगी और वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये 7 दिनों के अंदर की कहानी का चेंज बता रही हूँ मैं। 19 तारीख के बाद इतने ज्यादा मरीज हॉस्पिटल्स में आए। अगर आप सरकारी का तो आंकड़ा आपको मिल जाएगा, प्राइवेट वाले तो बताते ही नहीं। प्राइवेट वाले और स्मार्ट होते हैं, 5-5 दिन आईसीयू का पैसा बनाया, मरीज को डिस्चार्ज कर दिया, घर ले जाओ, ऑक्सीमीटर खरीद लेना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लेना और घर में ही करते रहना। और बहुत सारे, देखिए दिसंबर 1 कल की रिपोर्ट है, 2 दिसंबर है, सांसों पर आफत, दम तोड़ रहे सीओपीडी के मरीज। ये गाजियाबाद के केवल एक हॉस्पिटल की गवर्नमेंट की है, जिसमें एक हफ्ते में 6 मरीजों ने केवल सांस की वजह से तोड़ा। और एक दिन में 2-2 हजार मरीज केवल सांस के आ रहे, एक दिन में 2000 मरीज ओपीडी में। बहुत बड़ा नंबर है ये। अस्पताल की कैपेसिटी 1000 मरीज की होती है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, और 2000 मरीज केवल सांस के आ रहे हैं। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, बुखार, वायरल, ये सब चीजें तो छोड़ दीजिए, सिर्फ जो पोल्यूशन से इफेक्ट होके आ रहे हैं। और इतने लोग मरे इन दिनों। कल ही मैं एक मौत पर होकर आई हूँ, जो कि सीओपीडी से हुई, हमारे जानने वालों की हुई। उन्होंने 19 तारीख को जैसे ही हुआ, उन्हें अटैक पड़ा, मतलब लंग्स वीक थे, अटैक पड़ा, हॉस्पिटल ले गए, 5 दिन आईसीयू में रखा, फिर रूम में ले आए 2 दिन। उसके बाद कह दिया जी ये तो ऑक्सीजन लेवल तो इनका डाउन ही रहेगा, तो आप इन्हें घर ले जाइए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लीजिए। घर में आए, 1-2 दिन ठीक रहे, फिर पोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा था ही, एयर प्यूटर भी लगाया, सब कुछ कराया, लेकिन अल्टीमेटली ठीक। ऐसी बहुत मौतें इन दिनों हो रही हैं। कल 2 दिन पहले से अब मौतें होनी शुरू हो गई। अब तक तो बीमारी हो रही थी, 2 दिन पहले से मौत का आंकड़ा आप देखिए कैसे बढ़ेगा। ये एयर पोल्यूशन का अल्टीमेट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग? अल्टीमेट रिजल्ट है कि एयर पोल्यूशन और इसका ग्लोबल वार्मिंग का, तो मैं आपको समझा रही हूँ। इमीडिएट इफेक्ट एयर पोल्यूशन का क्या पड़ेगा, ये देखिए। मैंने अभी आपको बताया कि करंट सिचुएशन ये है, ये चीज एक और बता देती हूँ। अभी मैं आपको AQI बता रही थी, AQI में क्या क्या कैलकुलेट होता है। तो AQI में ये वाली गैसेस का कैलकुलेट होती है, PM10, PM2.5, ये 2.5 से नीचे होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अमोनिया। और CPCB जो है इनके बेस पे फॉर्मूला तैयार करता है कि अगर इनका इमिशन इतना लेवल से ज्यादा है तो इसका मतलब एयर पोल्यूशन है। अब आपका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? इमीडिएट इम्पैक्ट मैंने अभी आपको बताया, मौतें और हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना और ये सारी चीजें। इसके बाद क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। प्रोडक्टिविटी लॉस कैसे होगा? वर्क फ्रॉम होम। 1600 कंपनियों ने नवंबर 19 से बोला कि हम लोग जो है अब वर्क फ्रॉम होम करें। 1600 कंपनियां। घर में रह के उतना काम नहीं हो सकता जितना ऑफिस जाकर के हो सकता है। प्रोडक्टिविटी लॉस होना लाजमी है, प्रोडक्टिविटी हाफ रह सकती है, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। और इसके बाद क्या होगा? ये एम्प्लॉइज अगर जाते हैं, अगर इनको ऑफिस बुलाया जाए तो ये बीमार पड़ेंगे तो छुट्टियां लेंगे, तबीयत ठीक नहीं है। और अगर इन्हें घर से काम कराया जाता है तो प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। लॉस आपका दोनों तरफ होगा। नेक्स्ट आपका जो लॉस होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मैंने अभी आपको बताया कि बैन कर दी गई। जब बैन कर दी गई तो सबसे पहली बात तो आपके सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे, जो भी जो हेडलाइन थी सपोज जेवर है।
अगर इसको आप आज रोक दोगे बनाने के लिए कि ग्रेड 4 लागू हो गया है, इसका कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए, टाइम आगे बढ़ता चलता है। पीएचपीसी प्लांट आगे बढ़ जाएगा, सड़क बन रही है आगे बढ़ जाएगी, आपका घर बन रहा है अपना। मेरे ही अंकल का बन रहा था, वो कह रहे पता नहीं क्या हुआ, चौथा लेंटर रह गया, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड 3 लागू होने वाला है। और वो पड़ गया। अब वो जब भी खुलेगा ग्रेड 3 के बाद ग्रेड 4 आ गया, उतना आपका प्रोजेक्ट डिले। अब प्रोजेक्ट डिले तो आप जिस किराए के मकान में बैठे हो, आपको किराया उतना और भरना पड़ेगा। जितने लोगों से आपने पैसा उधार ले लिया, बैंक से आपने लोन ले लिया घर बनाने के लिए, किस्त आपको देनी पड़ेगी। तो आपका प्रोजेक्ट डिले होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोजेक्ट जितने दिन में डिले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की भी कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइवेट की भी कॉस्ट बढ़ेगी। अल्टीमेटली बेटर उसका हम टैक्स पेयर पे आएगा, गवर्नमेंट टैक्स पेयर पे डाल देगी, प्राइवेट वाले को अपना लॉस होगा। ठीक है। और इसके बाद जो है डेली लेबर की हालत मैंने आपको बताई दी, प्रोजेक्ट डिलेड होंगे, कॉस्ट इंक्रीज होगा, डेली लेबर की वेज फिनिश हो जाएगी, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। पॉवर्टी इंक्रीज होगी, मैल न्यूट्रिशन इंक्रीज होगा, अभी जो मैंने मिड डे मील की कहानी आपको बताई, दैट विल हैपन। उसके बाद आपने ट्रक पे बैन लगा दिया, सारे ट्रक आपके जो है ईएमई पर खड़े हैं मिस्टर कारीगरन पे। सप्लाई आपकी डिले हो जाएगी, सामान नहीं पहुंचेगा मंडियों में। सामान मंडियों में अगर नहीं पहुंचेगा क्योंकि BS4 का व्हीकल है, आप ट्रक को अंदर नहीं करने दे रहे, कि डीजल वाला ट्रक है अंदर नहीं जाएगा दिल्ली में। सप्लाई चेन जब आपकी हैम्पर होगी तो चीजों के रेट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। और कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। अभी आप देखिए टमाटर 60 रुपए से नीचे नहीं आ रहा, प्याज आपका 60 से नीचे नहीं आ रहा, तो चीजों के रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो मौसम की मार है, फसलें वैसे खराब हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वहां प्रोडक्शन कम हो रहा है। दूसरी बात, ट्रकों को आपने बैन कर दिया, सप्लाई चेन को आपने हैम्पर कर दिया, मार्केट में सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही, सप्लाई और डिमांड का खेल शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से कितने स्टूडेंट हैं, डिमांड एंड सप्लाई पता है? हाँ, डिमांड सप्लाई का खेल शुरू हो जाएगा। डिमांड जैसे ही सप्लाई कम होगी, रेट इंक्रीज शुरू हो जाएगा। ये आपका इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। दूसरे इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ये तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गए आपके, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। दूसरे इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, हेल्थ हैजर्ड, तबियत खराब होगी। अभी मैंने आपको हेल्थ हैजर्ड बताया, गले की बीमारियां, सबको कफ होगा ही होगा, खांसते आप नहीं है, गले में अजीब सी इचिंग होती रहेगी, आंखों में जलन होती रहेगी, बार बार मन करेगा ऐसे ऐसे करने, आंखों में एक अजीब सी चुभन होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और होगा जब आप लगातार खांसेंगे, लंग्स वीक होंगे आपके पोल्यूशन जब अंदर जाएगा तो वो लंग्स के अंदर बैठ जाएगा, तो आपको जो है लंग थ्रोट आई डिजीजेस होंगे। स्पेशल हैजर्ड आपके चिल्ड्रन, एजेड, इल पीपल, अर्लियर डेथ। डेथ की कहानी मैंने आपको बता दी, 29 दिसंबर से हमारे पास सारे डेथ के केसेस आए। और इस वक्त इतना ज्यादा मरीज जो है केवल COPD का है हॉस्पिटल्स में। आप हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए, पूरी OPD उनकी उठा के देख लीजिए कि 15 नवंबर से पहले कितने मरीज COPD के आते थे, और 15 नवंबर के बाद यानी कि 20 नवंबर और 25 नवंबर के बाद कितने मरीज रोज COPD के आ रहे हैं, आपको टोटल स्टेटस पता चल जाएगा। इसके बाद आप देखिए हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज करेगा। बीमार हो गए, इलाज तो कराना ही पड़ेगा, चाहे प्राइवेट में कराओ चाहे गवर्नमेंट में कराओ, दवाई आपको खानी पड़ेगी। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर हर फैमिली का इंक्रीज होगा, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है। इसके बाद एयर प्यूरिफायर, मिडिल क्लास सारे एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। एयर प्यूरिफायर आप खरीदोगे, नेचुरल सी बात है, फिर कॉस्ट आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, और इन सबसे आपका फैमिली का बजट बिगड़ेगा। स्कूल क्लोज हो गए, लर्निंग कैपेसिटी बच्चों की खत्म। आपने देखा यूपी में निपुण का एग्जाम टाल दिया गया, 4 दिसंबर से निपुण का एग्जाम था, निपुण का एग्जाम टाल दिया गया कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है, घर में बैठिए, बच्चों को घर में रखिए, कोई निपुण का एग्जाम नहीं होगा, इसकी डेट बाद में। प्रभावित कौन हुआ, छोटा बच्चा, उसका क्या दोष है? क्लाइमेट चेंज में वो कहीं से भी उस बेचारे का रोक देते, वो तो बेचारा घर पे बंद कर दिया आपने, छोटा ना बच्चा, मुझे पता ही नहीं क्लाइमेट चेंज बला क्या होती है, मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, और मुझे खेलने क्यों नहीं दे रहे, मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहे। लेकिन वो बेचारा घर में बैठा है ना, उसका एग्जाम होगा तो लर्निंग कैपेसिटी को जितना पढ़ाया भी होगा वो भी सब भूल जाए। उसके बाद मैल न्यूट्रिशन इंक्रीज होगा, वो मैंने बता दिया, क्योंकि आपको मिड डे मील वगैरह गरीब बच्चों को नहीं मिल रहा है। मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ माँ बाप खाना खिला सकते हैं बच्चों को, लेकिन मिड डे मील प्रोग्राम चल ही इसलिए रहा है कि माँ बाप बच्चों को नहीं खिला पा रहे,
और बहुत सारे स्कूलों में बच्चे केवल इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें मिड डे मील मिलता है। प्रॉब्लम उन बच्चों की नहीं है जिनके घर में पेट भरने के खाना है, प्रॉब्लम उन बच्चों की है जिनके घर में नहीं है। वो पढ़ेंगे कैसे, खाएंगे कैसे? इस बहाने स्कूल आते थे तो टीचर कुछ पढ़ाती नहीं, अब वो घर बैठ गए बेचारे, घर में क्या करें, घर से आप निकलने नहीं दे रहे, अब तो बेरोजगार हो गए। अगर वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगे हुए थे, वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए ये मुसीबत आ गई, और इस मुसीबत को लाने में उनका कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस मुसीबत को लाने में उनका कोई रोल नहीं है। ना तो उन्होंने एसी चलाया, ना उन्होंने कार चलाई, ना उन्होंने माइक्रोवेव चलाया, ना उन्होंने वो जो है हाँ कोयले पे खाना जरूर बनाया होगा या उसमें चूल्हा जलाया होगा, वो भी इसलिए कि उनकी वो मजबूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जब शिकार हुए तो वही हुए, और इसका एंड रिजल्ट आएगा डिप्रेशन। जब घर में आप सब बैठ जाओगे तो आप अपना फाइट करो, डिप्रेशन आएगा। एक दोस्त है वो कह रही है, उनको समझ तो आया नहीं कि ये छुट्टी क्यों पड़ी है 5-6 दिन की। तो कह रही इन्होंने मेरी जान आफत में कर रखी है, बच्चे भी पिट रहे हैं और सारे दिन शोर भी हो रहा है। तो मैंने पूछा ही, मैंने कि हल्ला क्यों हो रहा है? यदि जान खा रहे हैं, पता नहीं क्यों छुट्टी कर देती है, टीचर्स पढ़ाती नहीं है बिल्कुल भी। तो कोविड के टाइम नहीं हुआ था, थोड़े दिन तो सबको घर रहना अच्छा लगा, फिर सब में फाइट शुरू हुई। तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तो ये हाफ कोविड है, ठीक है, ये हाफ कोविड है। डिप्रेशन है कि घर में बैठे बुजुर्ग पूरे दिन आप घर में बैठे रहोगे तो आपको गालियां देते रहेंगे, बाहर नहीं निकलने देता, जाने नहीं देता, पकड़ लिया समझ रखा है, बंद नहीं देता, ये नहीं करता। तो आप ये समझिए क्या होगा, लड़ाइयाँ, डिप्रेशन। बच्चे डिप्रेशन में आएंगे, खेलने क्यों नहीं आने दे रहे, स्कूल क्यों नहीं आने दे रहे? तो 2 दिन तो घर बैठना अच्छा लगता है, तीसरे दिन फिर बहुत बुरा। और डिप्रेशन के केस शुरू हो जाएंगे, फाइट इंक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेट इसका रिजल्ट ये होगा कि वर्क लाइफ जो है आपकी वो इम्बैलेंस है। पूरा वर्क लाइफ आप कह रहे हैं, लड़ाइयाँ घर में, सब एक दूसरे का साथ फाड़ने को तैयार है। और इनमें से किसी का कोई दोष नहीं है, ना क्लाइमेट चेंज में दोष है, ना एयर पोल्यूशन में दोष है, लेकिन इसके शिकार सभी हैं और सभी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैक्सिमम केस दर्ज किए थे कोविड के दौरान घरेलू हिंसा के, हाँ सबसे ज्यादा केस। और ये हाफ कोविड है, ये हाफ कोविड माना जा रहा है, जिसमें आप एयर पोल्यूशन की वजह से घर में बैठे हैं, तब भी आप मास्क लगा के निकलते थे, अब भी आप मास्क लगा के निकलते, ठीक है, तब भी स्कूल बंद थे, आपके कॉलेज खुले पड़े, लकी हो, क्लास में बैठे हो, अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, और लेक्चर में भी अब अच्छा लग रहा होगा, डेफिनेटली मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, ठीक है ना। अब आ गए, अभी तक मैं बता रही थी सारे इम्पैक्ट बता रही, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, मैंने आपकी प्रोडक्टिविटी का इम्पैक्ट बताया। इकोनॉमिक स्लोडाउन कैसे शुरू होगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन कैसे हो जाएगी, सप्लाई साइड और डिमांड साइड हमारी हैम्पर हो जाएगी। सप्लाई मैंने बताया, जब आपने बैन लगा दिया ट्रकों पे, मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है, नेचुरली है कि सामान कैसे पहुंचेगा। डिमांड इसलिए हैम्पर होगी तो कंस्ट्रक्शन तो मजदूर है, जब उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसकी सैलरी बंद हो गई, उसका सब बंद हो गया, वो डिमांड क्या करेगा? तो मार्केट में डिमांड हैम्पर हो जाएगी। चीजों को जो जिनको यूज करता था, डेली जिनकी डिमांड करता था, दूध खरीदता था, चीनी खरीदता था, नमक खरीदता था, सब्जी खरीदता था, या वो नकली तेल जो भी कुछ खरीदता था, वो सब खरीदना बंद कर देगा। तो डिमांड में आपकी हैम्पर होगी, सप्लाई में हैम्पर होगी। दोनों चीजों का रिजल्ट ये होगा, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, चीजों के रेट्स हाई होंगे। इन्फ्लेशन मींस चीजों के रेट हाई होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका इकोनॉमिक आउटपुट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियां जब नहीं चलेगी, फिर जब डिमांड ही नहीं होगी तो फैक्ट्री वाला सामान क्यों बनाएगी? मैं सामान तो तभी बनाऊंगा ना जब मेरा बिकेगा। जब डिमांड ही नहीं आएगी तो मैं सामान क्यों बनाऊंगी? तो लॉस को तो बनाऊंगी नहीं। तो आपका इकोनॉमिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, इससे अनसर्टेनिटी हो जाएगी और कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो सोचेगा अभी मत लो, पता नहीं कब नौकरी छूट जाए, पहले कुछ पैसा सेव करो, वो खर्चा करना नहीं चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होगा। इसी तरह आप देखिए, जो आपने कोविड का दौरान देखा, कोविड में लोगों ने खर्चों पे कितनी लगाम लगाई, सारी शादियां किस तरीके से होने लगी, क्योंकि सबने खर्चों को बचाना शुरू कर दिया कि हेल्थ पे ना जाने किस दिन खर्चा करना शुरू हो जाए, जिस दिन ना जाने हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाए। और बिक क्या था? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर। वही हाल अब है, आप लाइन लगा के खड़े हो जाइए, 2 दिन सब लोग हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए, सच्चाई आपके सामने। शहरों में जाइए, हॉस्पिटल विजिट कीजिए, कितने सीओपीडी के केस आ रहे हैं, डॉक्टरों से बात कीजिए, डॉक्टर आपको सारी सच्चाई देंगे। ये बिल्कुल सच बता रहे हैं आपको। और इसके बाद क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 34 मिलियन जो पीपल है, 80 मिलियन ग्लोबल जॉब
लॉसेस होंगे 2030 तक। 80 लाख लोग, अपनी 80 मिलियन लोग जो है वो अपनी जॉब को खो चुके होंगे इस एयर पोल्यूशन की वजह से। ये प्रेडिक्शन है वर्ल्ड बैंक का। आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है इंडिया की, इंडियन पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसकी रिपोर्ट है। इंडिया में सबसे बड़ी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर आईपीसीसी बनाता है। मैंने आईपीसीसी की पहले भी आपको मिड टर्म रिस्क को दिखाया थे। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये कहता है कि इंडिया सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा इससे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इंडिया में गरीब लोग जो है उनका लेवल भी काफी हाई है। क्योंकि ये इफेक्ट सबसे ज्यादा गरीबों को करेगा, गरीब देशों को करेगा, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को करेगा, तो इंडिया का इफेक्ट इस पे सबसे ज्यादा होगा। और 35 मिलियन पीपल जो है वो फेस करेंगे कोस्टल फ्लडिंग, जो समुद्र के किनारे रहते हैं वहां पे बाढ़ आ जाएगी। ये 35 मिलियन लोग डिस्प्लेस होंगे, ये प्रेडिक्शन है। और 45 से 50 मिलियन लोग जो है इस एंड ऑफ द सेंचुरी पे ये फेस करेंगे कोस्टल माइग्रेशन, जिस रिफ्यूजी की मैं बात कर रही थी, क्लाइमेट रिफ्यूजी। कोस्टल एरिया में ये प्रॉब्लम आएगी एंड इसका सबका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि हमारी ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और अब इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ, ठीक है, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अदर इम्पैक्ट्स क्या होंगे। हाँ, बहुत दिनों में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इकोनॉमिक को मैं थोड़ा स्विच ऑफ करूंगी, थोड़ा जल्दी चलूंगी। ये मैंने मेजर करके दिखाया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे। देखिए, अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% चल रही है इस समय, सब कह रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, सबसे तेज इकोनॉमी, हम इसकी बात करें। लेकिन अगर हम इस इकोनॉमी को देखें तो जितना हम इस इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अपना पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, उत्तराखंड में हम सारे जंगल काट रहे हैं, विकास के नाम पे हम बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, कोई हम सारी जो है इवन नदियों के अंदर इंक्रोचमेंट करके हम बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, हम जो है सारा इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के नाम पे सारा इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है धीरे से अपनी नदी में मिला देते हैं, सारा सीवर का पानी हम नदी में मिला देते हैं, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन हमने इतना ज्यादा कर दिया है, सीधा कचरा। अगर आप मीट की फैक्ट्रियों में जाएं, गाजियाबाद में जाएं, हिंडन में एक टाइम लाल पानी आना शुरू हो गया था। कारण क्या कि जितनी भी मीट की फैक्ट्रियां थी उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े पाइप लगा रखे हैं, वो सीधा का सीधा बचा हुआ मांस जमीन के थ्रू नदी में, और वो आपने सारी सॉइल पोल्यूट कर दी। सॉइल पोल्यूट करने के बाद नदी पोल्यूट हो गई, नदी से वो पानी जब आसपास की क्रॉप्स में लगता है तो वो क्रॉप्स पोल्यूट हो गई, पूरा केमिकल रिएक्शन में शुरू हो गया। और जब ये केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, अगर आज आपको इसी की कॉस्ट देनी पड़ जाए, ये कहा जाए कि इंडस्ट्री कोई भी सामान तब तक नहीं बनाएगी जब तक अपना पानी ट्रीट करके नहीं डालेगी। आप कोई भी पोल्यूशन इमिट नहीं कर सकते, आप कोई भी स्मोक नहीं छोड़ सकते, पहले आपको इतने पेड़ लगाने होंगे या पहले आपको कार्बन सिंकिंग करनी होगी। तो अगर आप इसको नेगेट करके देखेंगे, जीपी पर आएंगे, जीपी से ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल ग्रोथ हमारी जो आई है। अगर हमें रिस्टोरेशन करना पड़ता है आज की डेट में अपने एनवायरनमेंट को, पानी को साफ करने का खर्चा, सॉइल को ठीक करने का खर्चा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी का खर्चा, हमारा एयर पोल्यूशन को ठीक करने का खर्चा, हमारी एक्चुअल जीडीपी की ग्रोथ इस समय केवल 0.9% है। दिस इज ओनली 0.9%। तो जो आपको 7.8% की रोजी पिक्चर दी जा रही है, दिस इज नॉट अ रोजी पिक्चर। अगर इसमें आप एनवायरनमेंट को जितना लॉस कर रहे हैं उसको ठीक करने की रिस्टोरेशन कॉस्ट जोड़ दी जाए तो एक्चुअल ग्रोथ इज ओनली 0.9%, ठीक है। सो व्हाट यू सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर किस कॉस्ट पे रहे हैं। अगर हम एयर में से जीडीपी इंडेक्स को माइनस कर दें, वाटर में से माइनस कर दें, सॉइल में से माइनस कर दें, फॉरेस्ट में से माइनस कर दें, जितना नुकसान हमने इसका किया है जीडीपी के नाम पे, ग्रोथ 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 डेवलपमेंट के नाम पे, तो हमें सच्चाई सामने चाहिए। इसलिए जो हमारा डेवलपमेंट का मेजरमेंट होना चाहिए वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। जब आप सस्टेनेबल ग्रोथ निकालोगे तब आपको एक्चुअली ग्रोथ रेट आपकी पता चलेगी। देन ओनली यू विल गेट टू नो कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है। अभी बोर तो नहीं हो रहे, चलूं आगे, काफी देर हो गई है तुम लोगों को सुनते हुए, काफी 1:30 बज गया। वी स्टार्टेड एट 12:30, 1 आवर बीत चुका है, ठीक
ठीक है, सो स्टार्ट विद, अब आता है कि इंडिया ने क्या किया है और इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है इस क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए। इंडिया स्ट्रैटेजी जो है जो कि वो क्या है, देखिए यूएनएफसीसी ने जो हमें दिया है 2021 तक, जब COP21 हुआ था और हम यूएन में गए थे, तो इंडिया के प्रधानमंत्री ने जो इंडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि हम ग्लोबल अपने इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, दैट वाज कॉल्ड पंचामृत। This is called Panchamrit strategy. Panchamrit is a combination of the 5 strategies that we will follow in the coming years to mitigate the environmental effects on the economy. ठीक है, पंचामृत क्या है, एक स्ट्रैटेजी है इंडिया की जिसे पीएम ने बोला कि हम लोग अपनाएंगे ताकि जो है हम अपने इन्वायरमेंट के जितने भी इफेक्ट है उनको नेगेट कर सकें। दिस पंचामृत स्ट्रैटेजी में क्या था, पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि 2030 तक हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है यानी रिन्यूएबल एनर्जी से हम 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीएससी का सबसे बड़ा कारण जनरेटिंग एनर्जी है, कोयले से बिजली बनाना, तो वह कोयला प्लांट अब नहीं लगाएंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी के लगाएंगे, सोलर एनर्जी। अभी आप देख रहे हो पीएम सूर्या योजना चल रही है, तो कितने मैसिव स्केल पे सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। हम लोग 2030 तक पूरा किया जा रहा है। 2030 तक जो हमारी 50% एनर्जी नीड होगी वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे। ठीक है, 2030 तक जो हमारी होगी वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे और कार्बन एमिशन 2030 तक कम करके हम 1 बिलियन टन पर लेकर आएंगे। दिस इज अवर थर्ड स्ट्रैटेजी। ये 2030 तक गोल है और यही हमारा एसडीजी गोल का मेजर भी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और कार्बन इंटेंसिटी जो होगी वो 2005 में जो थी 2030 तक आते आते जीडीपी के 45% तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड हम नेट जीरो एमिशन प्राप्त करेंगे 2070 तक। दिस नेट जीरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस नेट जीरो? यू नो, नेट जीरो का मतलब है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल जो है एमिशन करना बंद कर देंगे, कार्बन एमिशन बंद कर देंगे। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है। नेट जीरो का मतलब है जितना हम कार्बन एमिशन करेंगे उतना ही हम उसका रिमूवल भी करेंगे ताकि दोनों चीजें बैलेंस में रहें। क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज नेट जीरो? Question will be, what will be the net zero? So net zero is a goal of India that has to be achieved by 2070. Net zero doesn't mean that we will remove all the carbon emissions. It only means that we will negate the carbon emissions and negate by how much we are producing. We will remove that carbon emission through other measures. Correct? Clear? आगे बढ़े। अभी इंडिया की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो है एमिशन 80% हो रहा है, पावर से हो रहा है 34% सीएफसी गैसेस का, इंडस्ट्री से 48% हो रहा है, एग्रीकल्चर में पराली जलाने वाला प्रॉब्लम जो है उससे 17.8%। तो दैट इज नॉट ओनली द कल्प्रिट जिसको हम मेन कल्प्रिट करा रहे हैं। फ्यूचर फोकस जो हमारा होगा वो होगा सोलर एनर्जी के ऊपर। अभी दे रहे तो आप भी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 21 में दिया गया था, अभी 24 आ गया है आपका। सोलर एनर्जी पे होगा, हार्नेसिंग द पावर ऑफ विंड, विंड एनर्जी के ऊपर होगा, हाइड्रो पावर के ऊपर होगा और न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने पर होगा। ठीक है, हमारा जो फ्यूचर फोकस होगा 2030 तक वो इसके ऊपर होगा। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम्बिशन गोल एस्टैब्लिश किया हुआ है कि बाई 2030 तक हम 500 गीगावाट बिजली जो है वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। इस एरिया में हमारे पास ये गुड न्यूज है कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस समय 452 गीगावाट हो चुकी है सोलर एनर्जी की और 203 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से इस समय प्रोड्यूस करने लग गए हैं। तो माइक पी के गोल हम हासिल कर जाएं 2030 तक। देन अगला हमारा नेट जीरो के लिए क्या इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन, ये भी हमारी गवर्नमेंट का प्लान है। नो, मैं आपको इंडिया की गवर्नमेंट के प्लान बता दूं कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा प्लान है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे।
इलेक्ट्रिक व्हीकल में गवर्नमेंट ये प्लान करेगी 2030 के बाद आपके डीजल और पेट्रोल के व्हीकल खत्म कर दिए। देयर विल बी ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑन द रोड्स। उसके लिए ई बस सेवा आएगी, पीएम ई बस सेवा, इलेक्ट्रिक बस सेवा, ई एम्बुलेंसेस, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस, ई ट्रक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अक्टूबर 2024 से 26 तक। 2024 से 26 तक गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया कि हम बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। जैसे पहले हमने पेट्रोल पंप खोले थे ना, अब हम चार्जिंग स्टेशन खोलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए मोटिवेट हो। अभी प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग पॉइंट ना होने से वो नहीं खरीदना चाहते, नहीं चलाना चाहते कि अगर बीच में बंद हो गया तो क्या करेंगे, पेट्रोल तो मिल जाता है, वो नहीं चार्ज होता। अगला मिशन गवर्नमेंट का है नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और एनटीपीसी ने, मैं आपको अच्छी बात बता दूं, एनटीपीसी ने इसी साल 2024 अक्टूबर में लद्दाख में जो है वो सबसे ऊंचा अल्टीट्यूड जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लेह में स्थापित कर दिया। वी आर ऑन द ग्रीन पावर हाइड्रोजन मिशन। हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरफ जा रहे हैं और पहला प्लांट स्टैब्लिश हो चुका लेह में अक्टूबर 2024 में। वंदे भारत, वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन ये चलने जा रही है, दिसंबर से स्टार्ट होनी थी, जीन सोनीपत सेक्शन पे पहली ट्रेन। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिले हो गया, ग्रेफ लागू हो गया, डिले होगी, डेट आगे बढ़ेगी, मार्च अप्रैल में वेट कीजिए। पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया की आने वाली है और जैसे ही आई तो इंडिया वर्ल्ड के उन 5 कंट्री में शामिल हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन चलती है, जर्मनी, स्पेन के साथ। ठीक है। देन एयर रूट टू द नेट जीरो। एयर रूट जो है नेट जीरो का, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हवाई जहाज में जो हम ईंधन भरते हैं उससे बहुत पोल्यूशन होता है। वहाँ पे भी जो आपको हैवी रेन्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्लाउड टूटने की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी पोल्यूशन से होती है। तो वहाँ पे भी हम जो है एयर रूट पर जेट फ्यूल जितना भी हो वो सारा बायोफ्यूल होना चाहिए। इसी तरह ग्रीन पोर्ट पॉलिसी, जो हमारे पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पे हम उन्हें ग्रीन पोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए इंडिया ने अभी जो है पायलट बेस्ड स्टडीज पे 3 पोर्ट्स को चुना है। पहला कांदला का एयरपोर्ट है जिसे कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलाया जा रहा है, गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन से। दूसरा पारादीप का पोर्ट है, ये उड़ीसा में है और इसे ग्रीन अमोनिया से चलाया जा रहा है। तीसरा तूतीकोरन पोर्ट है तमिलनाडु में, जिसे ग्रीन मेथनॉल से चलाया जाएगा। वी आर प्लानिंग ऑन द पोर्ट। तो हमारी प्लानिंग जो है वो सड़क के व्हीकल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, रोड्स व्हीकल और पोर्ट हर एक के ऊपर है। हम केवल एक लाइन पे काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मिशन है वो ये है। एनर्जी क्रिएशन का मैंने आपको बता दिया, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है। ट्रांसपोर्टेशन में हम हाइड्रोजन वाली तरफ है। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अभी COP29 हुआ था जिसमें कार्बन क्रेडिट खरीदने की बात हुई थी। वो मैं आपको किसी दिन फिर डिटेल में बताऊंगी कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, कैसे हम खरीद सकते हैं। दूसरा कंट्री जो बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज अमेरिका अगर ज़्यादा कार्बन एमिट करता है और भूटान में कार्बन एमिट नहीं होता है तो वो भूटान से वो क्रेडिट खरीद सकता है, उसे पैसे देके। तो कार्बन क्रेडिट काम करके भी आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसका एक सादा एग्जाम्पल है इंदौर। आपको मालूम है इंदौर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सफाई के लिए। पिछले 7 सालों से नंबर 1 आ रहा है। इंदौर ने अपने कचरे को बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया है। अब इंदौर उस कचरे से कमाने पर आ गया है। इंदौर ने इस साल उसी कार्बन क्रेडिट के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में बेच करके उसी क्लीननेस ड्राइव के थ्रू 9 करोड़ रुपए कमाए हैं इंदौर की नगर पालिका। और 244 करोड़ के इसने बॉन्ड ले लिए मार्केट से ग्रीन बॉन्ड के नाम पे, एनर्जी प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए। और इसका जो है इस तरीके से कचरे की कमाई से करोड़ों रुपए की बिजली बची। तो इंदौर इज अ लाइव एग्जाम्पल इंडिया में, जो कि कचरे को ठिकाने लगा करके और उससे बिजली बना करके और कार्बन क्रेडिट बेच करके इतने करोड़ रुपए कमा रहा है। ठीक है। तो इंडिया की नेट जीरो स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया की जो नेट जीरो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? क्योंकि अभी 5 डिकेड हमारे पास है। 20 में ही आई थी, प्रधानमंत्री ने 50 साल का विजन हमें दिया है। 2070 तक हमें नेट जीरो पे जाना है। एकदम नहीं जाना है। एकदम जाओगे तो ट्रांजिशन इकोनॉमी वाली प्रॉब्लम आएगी, जो मैं पहले बता रही थी आपको कि फिजिकल रिस्क होते हैं और ट्रांजिशन रिस्क होते हैं। तो एकदम से नहीं मूव ऑन करना है लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ। आप ये भी कह सकते हो कि सारा पैसा वहां लगा लो, नहीं। अगर आप एकदम लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ मूव हो गए तो सक्सेस विल बी ए फेलियर।
वो वाला एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि धीरे धीरे उस टाइम की तरफ मूव होना है, और उसके लिए हमारे पास 50 साल है। 5 डेज की स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि 2047 तक हम 1 लाख मेगावाट की पावर कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से। हम अपना नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक्सपैंड करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैक्सिमाइज करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ाएंगे। तो जितनी भी चीजें, कोयले की ट्रेन अब मार्केट से हट गई, आपने देखा अब जो है ट्रेन कोयले से नहीं चल रही। इसी तरह धीरे धीरे बसें हटाई जा रही है, डीजल की बस गायब है, डीजल से चलने वाली सारी बसें धीरे धीरे खत्म की जा रही है, इलेक्ट्रिक बसें हर जगह चलाई जा रही है। धीरे धीरे करके इन्होंने ट्रेन हटा के मोमो ट्रेन और वंदे भारत, नमो ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, ये लोग उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ाएंगे, बायो E3 हम करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट हम करेंगे। इसके बाद इंक्रीज करेंगे हम पेट्रोल पे इथेनॉल का, अभी 10% मिलाया जा रहा है, आने वाले टाइम में 20% मिलाया जाएगा। इस वक्त गवर्नमेंट बहुत खर्च कर रही है R&D के ऊपर कि किस तरीके से हम इस तरह बढ़े। आपके CG गुज्जा में भी R&D प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है। जब नया आप कोई मग बनाते हो तो वो कचरे का पुराने वाले का कैसे इस्तेमाल करोगे। अब ये लोग 10% सक्सेस रेट पे पहुंचे हैं। ये हो रहा है कि 15% मिला के देखो, 20% मिला के देखो, स्ट्रेंथ देखो, इसमें डाल के देखो क्या मिलेगा, कैसे हम बना सकते हैं, कचरे से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो बहुत सारी अभी कल परसों की IIT गुवाहाटी की रिसर्च है, जिसमें कि उसने कचरे से बहुत अच्छी एक सीमेंट डिजाइन किया है जो कि बहुत मजबूत है। तो ऐसी रिसर्च को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ऑफ पैसेंजर ऑफ फ्लाइट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये कोशिश की जा रही है कि लोग अपना व्हीकल कम से कम चलाएं और जगह जगह हम जो है मेट्रो वगैरह चला दें और लोग पब्लिक व्हीकल को यूज करें। ई-रिक्शा तो आपने सारे देख ही लिए, ई-रिक्शा इसीलिए चलाए जा चुके हैं। अभी उनको बंद किया जा रहा है 3 व्हीलर्स को, जो आपके पहले ऑटो चलते थे और डीजल से चलते थे, उनको बंद किया जा रहा है। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, मैंने अभी आपको इंदौर का एग्जाम्पल बताया कि कार्बन कैप्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें मैं आपको कभी फिर समझाऊंगी। कार्बन कैप्चर आप कैसे करोगे, कैसे मेजर करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, ये दिस इज लॉन्ग लेक्चर। कार्बन क्रेडिट मार्केट और क्लाइमेट चेंज फंड, वही क्रेडिट मार्केट, मैंने बोला COP29 इस पर हुआ था, लेकिन इस साल वो फेल हो गया। रिजल्ट इज 0, क्योंकि जो आपके बड़े देश हैं वो तैयार ही नहीं। अब आता है, ये तो था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब आता है कि आप सब लोग क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कर रही है, अब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो हमें हो रहा है, बीमार हम पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम हमें हो रही है, घरों में बंद हम सारे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी भी बनती है, कुछ ना कुछ तो हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम सब लग जाएं तो ये एफर्ट बहुत तेजी के साथ हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये आपको बताया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा पार्ट क्या होगा एज एन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ही हैं जो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। कूड़ा हम बाहर फेंकते हैं, जलाते हम उसे हैं, मिक्स कूड़ा हम करते हैं, ठीक है। घरों में, घरों का स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाते हैं कि खूब सारा AC चलाने की जरूरत पड़े, लाइट हम आने नहीं देंगे, खिड़कियां हम खोलेंगे नहीं, पर्दे हम लगा देंगे, तो पूरे दिन हम लाइट जलाएंगे। फिर जितनी लाइट हम जलाएंगे उतनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा जो है आपका CFC क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस पार्ट शोज अस, एंड दिस इज ड्राइविंग लेस, वॉकिंग, बाइकिंग, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जहां तक आप वॉक से जा सकते हैं वॉक से जाइए, बाइक से जाइए, जहां कार की जरूरत नहीं है बाइक से जाइए, स्कूटर से जाइए, वॉक से जाइए, साइकिल से जाइए। लेस ड्राइविंग के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। मीट कम खाइए, क्योंकि मीट को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा पानी और हीट की जरूरत होती है। तो जितना आप वेजिटेबल प्लांट फूड पे जाएंगे उतना पानी की कम जरूरत पड़ेगी, उतना एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी। तो लेस मीट खाइए, मोर प्लांट बेस्ड फूड खाइए। एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम यूज कीजिए। 5 स्टार रेटिंग, आपका पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, 3 स्टार से 5 स्टार महंगे आते हैं प्रोडक्ट, लेकिन उसमें एनर्जी कम लगती है। CFL लाइट, येलो बल्ब लगभग बंद कर दिए गए, पहले जो है आप LED लाइट सब यूज कर रहे हैं। तो आप लोग काम कीजिए और उसमें भी घरों को इको फ्रेंडली बनाइए, ऐसे जिसमें कि धूप आ सके, जिसमें रोशनी आ सके, दिन में आपको लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। पहले भी तो घर ऐसे बनते थे ना कि हर जगह रोशनदान होते थे या खिड़कियां होती थी और दिन में लाइट, बिना लाइट के लोग रहते थे, दिन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे घर बनाइए कि आपको लाइट की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और नाइट जब 2-5 मिनट बैठ जाइए, इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड।
तो लाइट की जरूरत आपको ना पड़े, और इससे आप अपने को जो है उतना जितना आप एनर्जी का यूज कम करेंगे उतना एनर्जी का जनरेशन कम होगा। जब जनरेशन कम होगा तो आपको जो है उतना ही आप योगदान दे सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। सपोर्टिंग बिजनेसेस दैट आर कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी, आपने देखा होगा कई पैकेट्स के ऊपर नेचर फ्रेंडली का लोगो लगा होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो सपोर्ट कर रहे हैं नेचर को रिस्टोर करने में, जैसे कि ऐसे प्लास्टिक बैग जो डिग्रेडेबल है, बेशक वो थोड़ा महंगा मिले, अपना घर से थैला ले जाइए, से नो टू प्लास्टिक बैग, लेना भी है तो डिग्रेडेबल वाला खरीदिए, प्लास्टिक की बजाय आप जो है कागज के थैले यूज कीजिए। तो ये वाला काम, ऐसी चीजें, ऐसे बिजनेस को आपने बढ़ावा देना है। वो पॉलिथीन का पैक नहीं खरीदना है पैकिंग वाला जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है या आपके फॉइल पेपर का बना हुआ है, क्योंकि अगर आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको अर्थ में डिस्ट्रॉय होने में बहुत साल लगते हैं। तो पैकेजिंग जिसकी जो है इको फ्रेंडली है, जिसके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, ऐसे बिजनेसेस को बढ़ावा दीजिए, ऐसी चीजों को ज्यादा खरीदिए। रिड्यूस एंड रीसाइकल वेस्ट, ये काम तो आप ही कर सकते हैं। हमने तो आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखाया है, एक दिन और आपको सिखा दूंगी कि घर में आप डोमेस्टिक वेस्ट को कैसे, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दे दूंगी, आप घर से उसमें खाद बना सकते हैं। हम पूरे अपने कॉलेज की खाद बना के दिखा रहे हैं, एक भी पत्ती को हम जलाते नहीं हैं, तो कैसे आप ऑर्गेनिक खाद में बदल सकते हैं। और बाकी सारे कूड़े को जो है आप रिसाइकलर को देके सेग्रीगेट करके पैसा उससे कमा सकते हैं। तो ये काम आप बड़े आसान से कर सकते हैं। और लेस वेस्ट हमारा लैंडफिल पे जाएगा, जितना लेस वेस्ट जाएगा उतना फ्यूल कम उठेगा, सीएनजी गैस कम उठेगी, उतना आपका जो है पर्यावरण का पोल्यूशन जो है उतना ज्यादा रुकेगा। प्लांट कर सकते हैं ट्रीज को, लेकिन प्लांट कोई भी नहीं करते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट। प्लांट में प्लांटिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि किस जगह के लिए कौन सा पेड़ फायदेमंद होगा, केवल वही लगाना है, हर पेड़ नहीं लगाना। अगर आपने हॉस्पिटल में जाके ऐसा पेड़ लगा दिया प्लांट के नाम पे जो एलर्जी क्रिएट करता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने सड़क के किनारे ऐसा पेड़ लगा दिया कि वो इतना बड़ा हो जाए कि थोड़े दिन तारों में जाके फंस जाए, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हर पेड़ नहीं लगाना है हर जगह। पहले आपको ये देखना होगा कौन सा पेड़ कहाँ के लिए सूटेबल है। अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं, ये साइंस के एक ब्रांच है, ये बिल्कुल अलग ब्रांच है। आप कहेंगे तो मैं किसी दिन आपको इस पे लेक्चर कराऊंगी, किसी बॉटनी वाले का, कि हमें कौन सा पेड़ कहाँ लगाना चाहिए और कौन सा यूजफुल है। तो जहाँ पोल्यूशन जाता है तो वहाँ पे ऐसी पत्तियों वाले पेड़ लगाते हैं जिसमें पार्किंग होती है, जो सोखते हैं पोल्यूशन को। वहाँ एरोकेरिया नहीं लगाना है, वहाँ अशोका नहीं लगाना है, वहाँ ऐसे पेड़ नहीं लगाने हैं। वहाँ के यूकेलिप्टस काम नहीं करेगा, वो आपका पोल्यूशन नहीं सोखेगा। वहाँ ऐसे पेड़ लगाने होंगे आपको जो पोल्यूशन को अब्सॉर्ब करते हैं। अगर आपने कोई पार्क बनाना है बच्चों के खेलने का, तो वहाँ ऐसे पेड़ लगाने जिसमें तितलियाँ आए। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो वेजिटेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पशु पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं, तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं, चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ आपको ऐसे पेड़ लगाने। लेकिन अगर ऐसे आपने लगा दिए एरोप्लेन वाली जगह, अगर ऐसे लगा दिए सड़क पे, तो पता चल तितली भी मरेगी और आपका एक्सीडेंट भी होगा, चिड़िया भी मरेगी, आपका एक्सीडेंट भी होगा। तो हर जगह हर पेड़ नहीं लगाना है। प्लांटिंग द ट्रीज में सबसे बड़ी बात जिसमें हम ध्यान नहीं दे रहे, प्लांट प्लांट प्लांट, नो प्लांट। जब तक आपको ये पता ना हो कि कौन सा पेड़ लगाना कहाँ है। गवर्नमेंट भी सोच रही है वो मैडम कोई भी साइंटिफिकली वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज साइंटिफिकली जब आप करोगे, आपने कोई भी पेड़ कहीं लगा दिया, थोड़ी देर में पता चला वो पेड़ सड़क पे इतना ऊंचा बढ़ गया, वो ऊपर वाली तार को खा रहा है और उसके ऊपर जाके बैठ गया, या वो पेड़ पे पक्षी आ रहा है और आपके जो है व्हीकल पे आ रहा है और आपका एक्सीडेंट हो रहा है, या आपको दिखना सड़क पे बंद हो गया। तो प्लांटिंग में आपको विशेष ध्यान रखना है। फॉरेस्ट बनाइए, छोटे छोटे फॉरेस्ट, बहुत बड़े फॉरेस्ट की हमें जरूरत नहीं है। शहरों में छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाइए, लेकिन ध्यान वही रखना है किस जगह कौन सा फॉरेस्ट लगाना है। हर जगह हर फॉरेस्ट कामयाब भी नहीं होता और हर जगह के लिए हर फॉरेस्ट है भी नहीं। बच्चों का खेलने का पार्क है, बुजुर्गों के बैठने की जगह है, आप वो वाले लगाइए जिसमें चिड़िया में अट्रैक्ट होती है, तितलियां। बट ऐसे पेड़ प्लीज सड़क के किनारे मत लगाना। पता चला कि वहाँ सारे पक्षी और जानवर आने लगे, वो भी मरे और तुम भी मरे, सब उसके चक्कर में। पता चला बच्चा तो खेलने में पकड़ने चल दिया और पीछे व्हीकल बड़ा मुड़ा और वो व्हीकल के नीचे। ये हरकत कभी मत करो। तो पहले इसकी साइंटिफिक नॉलेज लीजिए, देन ओनली प्लांट द ट्रीज। फॉरेस्ट्री का दिस इज अर्बन फॉरेस्ट्री, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। अर्बन फॉरेस्ट्री का यही सिखाते हैं कि किस जगह पे हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए और किस प्लांट की क्या वैल्यू होती है। इन्वेस्ट इन R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, न्यू टेक्नोलॉजीज में, जिससे भी क्लाइमेट चेंज आपका मिटिगेट हो
लेस एनर्जी यूज कीजिए। मैंने अभी बताया इतना तो आप कर सकते हैं, स्विच ऑफ द लाइट जब आप यूज नहीं कर रहे हो, यूज मिनिमम लाइट, घर को इको फ्रेंडली बनाइए, खिड़कियां खोलिए, दरवाजे खोलिए, डे लाइट आने दीजिए, मिनिमम लाइट यूज कीजिए। CFL लगा के भी LED यूज कीजिए, येलो बल्ब यूज मत कीजिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आप अपनी रूफटॉप पे लगा सकते हैं, ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये काम आप जरूर कर सकते हैं और इसका ये पूरा मैंने साइकिल आपको दिया है। सबसे पहले रिड्यूस कीजिए वेस्ट को, फिर रीयूज कीजिए, रिसाइकिल कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं, देन रिकवर कीजिए। सबसे पहले जितना वेस्ट आप कम से कम प्रोड्यूस कर सकते हो उतना वेस्ट कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस कीजिए। घर से थैला लेके जाइए प्लास्टिक का, अपने घर से बना हुआ थैला लेके जाइए, प्लास्टिक का थैला वहां से लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों हमें प्लास्टिक का वेस्ट क्रिएट करना? सामान अपने घर के थैले में लाइए, रिड्यूस कीजिए उसे, फिर रीयूज कीजिए। ले भी आए हैं प्लास्टिक का थैला, वापस उसको यूज कीजिए, वापस उसी में सामान ले डाल दीजिए जब तक वो खराब नहीं होता, बाद में उसे डस्टबिन का थैला बना दीजिए। रिसाइकल कीजिए, फिर अगर आपको मैंने भी बताया वेस्ट सेग्रीगेशन करके आप रिसाइकलर को बेच सकते हैं, रिसाइकल वाले को देख करके जो है वो ढंग की जगह जाएगा, उससे एंड प्रोडक्ट नया बन जाएगा। देन रिकवर कीजिए, जितनी भी चीजें रिकवर हो सकती हैं, ये आपका पार्ट है, इसमें से मेटल रिकवर हो सकता है, इसमें से जितनी भी चीजें रिकवर हो सकती है पहले रिकवर कीजिए, बाद में से वेस्ट के रूप में यूज कीजिए, वेस्ट के रूप में चलाइए। एवरी वेस्ट इज अ रिसोर्स टू एनीबॉडी। वो वेस्ट के ऊपर मैं एक अलग लेक्चर आपको किसी दिन फिर प्रोवाइड करूंगी। इस तरह वी आर मूविंग अहेड, लीनियर से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना होगा। अभी हम लीनियर इकोनॉमी की तरफ है जहां वेस्ट 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 खूब सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर चीज डिस्पोजेबल। व्हाई डिस्पोजेबल? व्हाई नॉट रीयूजेबल यूटेंसिल्स? तो हर कॉन्फ्रेंस में होने लगा है कि कांच के ग्लास या स्टील के ग्लास, देयर इज नो प्लास्टिक बॉटल, इस्तेमाल कीजिए, रीयूज कीजिए उन्हें, नो वन टाइम यूज ऑफ प्लास्टिक। दैट इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना होगा, तभी हम कामयाब होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी के पास एक अर्थ है और हमें ये चारों चीजें बैलेंस करनी होंगी। पीपल को बैलेंस करना होगा, प्लैनेट को बैलेंस करना पड़ेगा, पीस तभी आएगी, नहीं तो हमें लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। बांग्लादेश को हमने अपने देश में घुसने से मना कर दिया। प्रॉस्पेरिटी भी तभी आएगी, नहीं तो वापस आप उसी पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे, जिससे उठने के लिए आपने सारा डेवलपमेंट किया, तो डेवलपमेंट का सत्यानाश वहीं पे हो जाएगा और एक्चुअल ग्रोथ आपकी क्या आएगी वो मैंने पूरा आपको दिखा दिया। तो प्रोग्रेस कीजिए और एक पी को बैलेंस करेंगे तो सपोर्ट करेंगे अदर बैलेंसेस को। आज की इस लेक्चर के लिए जितने भी ऑडियंस है, मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों के पास छोड़ रही हूँ, इसका आंसर मुझे आप ही लोगों से चाहिए। एंड दीज 3 क्वेश्चंस आर, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अगर हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ग्रेड 4 में आप ग्रेड 4 में हैं इस समय, एयर पोल्यूशन को फील कर रहे हैं, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इफ नॉट वी देन हू? अगर हम नहीं करेंगे करना तो हमें तो पड़ेगा, अल्टीमेटली फिर भी करना पड़ेगा और अब भी करना। एंड इफ नॉट हियर देन वेयर? अगर हम इस धरती पे नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे? These 3 questions are for you, Lokesh. These 3 questions are for you. With this, I am leaving you the audience. जो भी questions हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और बता सकते हो और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। With these, अभी आपको इनिशिएटिव सभी को लेना है, ठीक है? These are we are leaving to all of you. और ये काम आपको करना है और ये मैं इस यूथ से चाहूंगी कि हम सबके साथ मिलकर के वो ये इनिशिएटिव ले, मिलकर हम सभी को करना होगा, क्योंकि बिगाड़ा भी हम